सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कठिनाई के बीच ही अवसर छिपा होता है। नमस्कार और आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत के ताज़ा व्यापार प्रदर्शन की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारा फोकस रहेगा सितंबर महीने के आंकड़ों पर और खासकर अमेरिका ने जो नए टैरिफ्स लगाए हैं उनका शुरुआती असर कैसा दिख रहा है इस पर। हाँ, और ये पूरा विश्लेषण आधारित है इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक काफी विस्तृत लेख पर। ये जानकारी देखिए उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। खासकर मेंस के लिए जीएस पेपर 3 अर्थव्यवस्था और जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स के लिए भी जरूरी है। हाँ, और जो लोग सामान्य रूप से देश दुनिया की अर्थव्यवस्था में रुचि रखते हैं उनके लिए भी ये समझना अहम है। निश्चित रूप से। तो आज हमारा मिशन क्या है? इन आंकड़ों के जरिए मुख्य रुझानों को समझेंगे, व्यापार घाटे जैसी जो चुनौतियां हैं उन पर बात करेंगे, विविधीकरण मतलब डाइवर्सिफिकेशन जैसे अवसरों को देखेंगे, और सबसे जरूरी ये जो अमेरिकी टैरिफ हैं इनका असर क्या हो रहा है इसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि सितंबर के आंकड़े जैसा आपने कहा थोड़ी मिली-जुली तस्वीर पेश कर रहे हैं। हाँ, कुल निर्यात में तो थोड़ी बढ़त है, लेकिन अमेरिका को निर्यात गिरा है और व्यापार घाटा वो काफी बढ़ गया है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले व्यापार की जो बड़ी तस्वीर है, मतलब ओवरऑल पिक्चर, उस पर नजर डालते हैं। जी। सितंबर के जो आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि वस्तुओं का कुल निर्यात यानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, हाँ। वो पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले, मतलब सितंबर 2023 के मुकाबले इस साल 6.74% बढ़ा है। अच्छा, तो लगभग 7% की बढ़ोतरी, ये तो ठीक लगता है। आयात यानी इम्पोर्ट्स का वहां क्या स्थिति है वो शायद ज्यादा चिंताजनक है। हाँ, वहीं पर असल चुनौती दिख रही है। आयात में मतलब इंपोर्ट्स में बहुत तेज उछाल आया है। कितना? सितंबर में वस्तुओं का आयात पिछले साल के $58.74 बिलियन से हाँ, 16.6% बढ़ गया। 16.6%, मतलब लगभग 17% की बढ़ोतरी। हाँ, बढ़कर $68.53 बिलियन पर पहुंच गया। ये काफी बड़ी वृद्धि है एक महीने में। और जाहिर है इसका सीधा असर फिर व्यापार घाटे मतलब ट्रेड डेफिसिट पर पड़ा होगा। निश्चित रूप से। देखिए, निर्यात बढ़ा 7% से कम और आयात बढ़ गया करीब 17% से। तो घाटा तो बढ़ेगा ही ना। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि सितंबर में व्यापार घाटा बढ़कर 31.15 बिलियन हो गया। 31 बिलियन, ये कितना ज्यादा है पिछले समय के मुकाबले? ये पिछले एक साल में किसी एक महीने का सबसे ज्यादा व्यापार घाटा है। ओह, तो अब सवाल ये है कि ये घाटा इतना अचानक क्यों बढ़ गया? आयात में इतना उछाल आया कहाँ से? हाँ, ये समझना जरूरी है। आंकड़ों को अगर हम देखें तो दो चीजें मुख्य रूप से जिम्मेदार नजर आती हैं। कौन सी? पहला है सोना, गोल्ड इंपोर्ट्स। सोना? हाँ, सोने का आयात सितंबर में दोगुने से भी ज्यादा हो गया, मतलब $9.6 बिलियन का सोना आयात हुआ। दोगुने से ज्यादा? ये पिछले साल के मुकाबले कितनी वृद्धि हुई? ये पिछले साल सितंबर के मुकाबले 106.93% की, मतलब जबरदस्त वृद्धि है। 100% से ज्यादा? इसकी क्या वजह हो सकती है? मतलब वैश्विक कीमतें या घरेलू मांग या दोनों? शायद दोनों ही बातें हैं। देखिए, वैश्विक स्तर पर कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी तो थी, और भारत में त्योहारी सीजन भी नजदीक आ रहा था, तो सोने की मांग वैसे भी बढ़ जाती है। हाँ, ये बात तो है। और दूसरी वजह क्या रही? दूसरी बड़ी वजह रहा उर्वरक, फर्टिलाइजर्स का आयात। अच्छा, खाद का आयात? हाँ, इसमें तो और भी बड़ा उछाल आया। 202% बढ़कर यह $2.3 बिलियन पहुंच गया। 200% से ज्यादा? हाँ, हो सकता है ये कृषि जरूरतों और शायद वैश्विक सप्लाई चेन की कुछ अनिश्चितताओं के कारण हुआ हो। तो सोना और उर्वरक, इन दोनों ने मिलकर आयात बिल को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। पेट्रोलियम उत्पादों का क्या रहा? वो तो आमतौर पर बड़ा हिस्सा होता है आयात का। हाँ, वहां थोड़ी राहत रही। पेट्रोलियम उत्पादों का आयात सितंबर में पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम हुआ, करीब 5.85% घटकर $14.03 बिलियन रहा। अच्छा। लेकिन सोने और उर्वरक में जो भारी बढ़ोतरी हुई उसने इस कमी को एक तरह से बेअसर कर दिया। समझ गई। और एक और बात, सेवाओं का निर्यात, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, उसका क्या हाल रहा? हाँ, वो भी ध्यान देने वाली बात है। वस्तुओं के साथ साथ सेवा निर्यात में भी थोड़ी गिरावट आई है। सितंबर में ये 5% घटकर $30.82 बिलियन रहा। पिछले साल ये $32.60 बिलियन था। तो मतलब गुड्स एक्सपोर्ट्स थोड़े बढ़े लेकिन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स थोड़े कम हुए, और उधर गोल्ड और फर्टिलाइजर के इंपोर्ट्स ने व्यापार घाटे को रिकॉर्ड पर पहुंचा दिया। बिल्कुल, यही है सितंबर की कहानी मोटे तौर पे। ठीक है, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी आजकल सबसे ज्यादा चर्चा है,
अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव ये कब से लागू हुए हैं और इनका संभावित असर कितना गंभीर माना जा रहा है? हाँ, ये इस समय भारतीय व्यापार के लिए एक बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका ने जो 50% का टैरिफ लगाया है वो 27 अगस्त से पूरी तरह से लागू हो गया है। 50%? ये कैसे बना 50%? इसके दो हिस्से हैं। पहला, 31 जुलाई को अमेरिका के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA के तहत लगाया गया 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ? मतलब एक तरह से जैसे को तैसा वाला मामला। अच्छा, और दूसरा 25%? वो 6 अगस्त को रूस से तेल आयात का हवाला देते हुए लगाया गया। ये अतिरिक्त 25% का दंडात्मक टैरिफ है, पनिटिव टैरिफ, मतलब सजा के तौर पे। तो कुल मिला के 50% टैरिफ जो अगस्त अंत से लागू है, इसका असर कितना बड़ा हो सकता है? सरकार का कोई अनुमान है इस पर? हाँ, वित्त मंत्रालय का एक आंतरिक अनुमान है। वो ये कहता है कि ये टैरिफ भारत के अमेरिका को होने वाले कुल वस्तुओं के निर्यात का, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग $87 बिलियन होने का अनुमान है। 87 बिलियन? हाँ, उसके करीब 5.5% हिस्से को प्रभावित कर सकता है। आधे से ज्यादा निर्यात? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। और सितंबर के जो आंकड़े अब आए हैं वो हमें इस असर की पहली, कह सकते हैं, शुरुआती झलक दे रहे हैं। और ये पहली झलक कैसी है? क्या सितंबर के आंकड़ों में ये असर दिखना शुरू हो गया है? हाँ, असर साफ तौर पर दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सितंबर में अमेरिका को होने वाले वस्तुओं के निर्यात में साल दर साल, यानी पिछले साल सितंबर के मुकाबले कितनी गिरावट है? 12% की तेज गिरावट दर्ज की गई है। 12% की गिरावट। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टैरिफ लागू होने के ठीक बाद का पहला पूरा महीना था। बिल्कुल। और यहीं से कहानी थोड़ी और चिंताजनक हो जाती है, खासकर जब हम ये देखते हैं कि किन सेक्टरों पर इसका ज्यादा असर पड़ा है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। कौन से उद्योग इस 12% की गिरावट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं? आंकड़े बताते हैं, और ये चिंता की बात है, कि इसका सबसे ज्यादा असर उन क्षेत्रों पर पड़ा है जो श्रम गहन है, मतलब जिनमें रोजगार के अवसर ज्यादा होते हैं। जैसे कि कपड़ा, मतलब टेक्सटाइल्स, जूट, कालीन यानी कारपेट, और हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट्स। इन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अमेरिका को होने वाले निर्यात में सितंबर में 5% से लेकर 13% तक की गिरावट देखी गई है। ये तो वाकई चिंता की बात है। ये सारे सेक्टर तो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। क्या इंडस्ट्री की तरफ से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया या सर्वे वगैरह आया है? हाँ, बिल्कुल। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसे CITI कहते हैं, उन्होंने हाल ही में एक सर्वेक्षण किया था और उसके नतीजे काफी गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। क्या कहते हैं वो नतीजे? साइटी के सर्वे के अनुसार लगभग 1/3 उत्तरदाताओं ने, मतलब रिस्पोंडेंट्स ने, बताया कि उनका टर्नओवर यानी कारोबार 50% से भी ज्यादा कम हो गया है। आधा कारोबार कम, ये तो बहुत बड़ा झटका है। खरीदारों का क्या रुख है अमेरिकी बाजार में? सर्वेक्षण ये बताता है कि ज्यादातर अमेरिकी खरीदार या तो भारी छूट मांग रहे हैं, डिस्काउंट, या फिर अपने ऑर्डर ही कैंसिल कर रहे हैं। ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं? हाँ, लगभग 85% उत्तरदाताओं ने कहा कि कम ऑर्डर या रद्द ऑर्डर के कारण उनके पास माल का स्टॉक जमा हो रहा है, इन्वेंट्री पाइल अप हो रहा है। और फिर उन्हें माल निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है? वही, करीब 2/3 निर्यातकों को बाजार में टिके रहने के लिए अपनी जेब से छूट देनी पड़ रही है। और ये छूट भी अच्छी खासी है, ज्यादातर मामलों में 25% तक की। 25% की छूट? तो मतलब मुनाफे पर सीधा असर। बिल्कुल। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन छोटे बड़े कारोबारियों, कारीगरों, मजदूरों की कहानी कह रहे हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। और स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अमेरिका तो हमारे कपड़ा उद्योग के लिए सबसे बड़ा बाजार है ना? हाँ, बिल्कुल सही। भारत के कुल वैश्विक टेक्सटाइल और अपैरल निर्यात का लगभग 28%, मतलब 1/4 से भी ज्यादा, अकेले अमेरिका को जाता है। तो इस बाजार में इतनी बड़ी बाधा आने का मतलब है पूरी सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ना। ये तो हुई मुश्किलों की बात, लेकिन क्या इस निराशाजनक तस्वीर में कोई उम्मीद की किरण भी है? क्या कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जिन्होंने इस माहौल में भी अच्छा प्रदर्शन किया है? हाँ, हर तरफ मायूसी नहीं है। कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जो चमक रहे हैं और ये काफी दिलचस्प भी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात। इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें क्या हुआ? सितंबर में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात 58% बढ़ा है। अरे वाह, 58% की बढ़ोतरी इलेक्ट्रॉनिक्स में, टैरिफ के इस माहौल में। ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये एक जबरदस्त उछाल है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या सरकार की PLI जैसी योजनाओं का असर दिखने लगा है या कोई और बात है? संभवतः दोनों ही बातें हैं। सरकार की जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम है, उसने निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को काफी बढ़ावा दिया है।
और शायद जो वैश्विक सप्लाई चेन में बदलाव आ रहे हैं, चीन +1 वगैरह, उसका भी भारत को कुछ फायदा मिल रहा हो। अच्छा, और कोई सेक्टर? हाँ, इसके अलावा लौह अयस्क यानी आयरन ओर के निर्यात में भी 60% की भारी वृद्धि हुई है। 60% आयरन ओर में? हाँ, हालांकि ये वृद्धि संभवतः चीन को होने वाले निर्यात में तेजी के कारण है, अमेरिका की वजह से नहीं। समझ गई। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और लौह अयस्क में अच्छी वृद्धि हुई है। ये हमें अगले महत्वपूर्ण पहलू पर लाता है, व्यापार विविधीकरण, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन और लचीलापन, रेजिलियंस। आपने बताया कि अमेरिका को निर्यात 12% गिरा, लेकिन कुल निर्यात फिर भी लगभग 7% बढ़ गया। ये कैसे हुआ? इसका मतलब है कि दूसरे बाजारों ने इस कमी की भरपाई की। सही पकड़ा आपने। यहीं पर भारत के लचीलेपन और बाजार विविधीकरण के प्रयास दिखते हैं। आंकड़े यही बताते हैं। कौन से बाजारों ने संभाला? आंकड़े बताते हैं कि जहां अमेरिका को निर्यात घटा, वहीं संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को हमारा निर्यात सितंबर में 24.33% बढ़ा है। यूएई को 24% ज्यादा। और चीन को होने वाले निर्यात में तो 34.18% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई। चीन को 34% ज्यादा। तो यूएई और चीन, इन दो बाजारों ने काफी हद तक अमेरिकी गिरावट को संभाला। हाँ, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इन देशों से हमारा आयात भी बढ़ा है। अच्छा, कितना बढ़ा है आयात? यूएई से हमारा आयात 16.35% बढ़ा है और चीन से आयात वो 32.83% बढ़ा है। चीन से आयात भी 33% बढ़ गया। उसके साथ तो हमारा व्यापार घाटा पहले से ही बहुत ज्यादा है। ये तो एक अलग चिंता का विषय है। बिल्कुल, ये एक अलग चुनौती है। एक और दिलचस्प आंकड़ा रूस और अमेरिका से आयात का है। हाँ, जहां एक तरफ रूस से हमारा आयात सितंबर में 16.69% घटा है, वहीं अमेरिका से आयात टैरिफ के बावजूद 11.78% बढ़ा है। अच्छा, अमेरिका से आयात बढ़ा है। ये तो दिलचस्प है। हाँ, ये आंकड़े वाकई काफी उतार चढ़ाव वाले हैं। इस पूरी स्थिति पर सरकार का क्या नजरिया है? वाणिज्य मंत्रालय से कैसे देख रहा है? वाणिज्य सचिव है राजेश अग्रवाल, उन्होंने हाल ही में इस पर बात की थी। उन्होंने माना कि ये व्यापार के लिए एक अशांत वर्ष रहा है, टर्ब्यूलेंट ईयर, और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन्स का पुनर्अंशांकन हुआ है, मतलब रिकैलिब्रेशन हुआ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय उद्योग ने इस उथल-पुथल का प्रबंधन किया है, भले ही उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी है, मैनेज्ड एट कॉस्ट। और सप्लाई चेन को बनाए रखा है। मैनेज्ड एट कॉस्ट, इसका मतलब शायद वही है जो सिटी सर्वे में दिख रहा था, छूट देना, मुनाफा कम करना। हाँ, संभवतः यही मतलब है। वाणिज्य सचिव ने ये भी कहा कि अमेरिकी टैरिफ्स का पूरा और स्पष्ट असर सितंबर और अक्टूबर के आंकड़ों में ज्यादा दिखेगा, और मंत्रालय वस्तुवार मतलब कमोडिटी वाइज डेटा का विश्लेषण करके इसके प्रभाव को बारीकी से समझेगा। ठीक है, लेकिन क्या उन्होंने कुछ सकारात्मक भी कहा? हाँ, उन्होंने चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने यानी अप्रैल से सितंबर तक को लेकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखा। अच्छा, पहले 6 महीनों में क्या सकारात्मक रहा? उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि यानी अप्रैल-सितंबर 2023 की तुलना में इस साल के पहले 6 महीनों में भारत का कुल माल और सेवा निर्यात, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, वो बढ़ा है। अच्छा, कुल निर्यात बढ़ा है 6 महीने में? हाँ, और व्यापार घाटा भी कम हुआ है पिछले साल के पहले 6 महीनों के मुकाबले। तो सरकार का कहना है कि अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो हालात उतने खराब नहीं हैं और उद्योग ने मुश्किल हालात में रास्ता निकाला है, नए बाजार तलाशे हैं। ये विविधीकरण के प्रयासों को दर्शाता है। ये तो हुई व्यापार की बात। क्या अमेरिका के साथ ऊर्जा आयात को लेकर भी कोई बातचीत चल रही है? ऐसी खबरें थी कि भारत टैरिफ के बदले अमेरिका से ज्यादा कच्चा तेल खरीद सकता है। हाँ, इस पर भी वाणिज्य सचिव ने कुछ संकेत दिए। उन्होंने बताया कि पिछले 7-8 सालों में अमेरिका से ऊर्जा खरीद, जिसमें मुख्य रूप से कच्चा तेल है, वो $25 बिलियन के शिखर से घटकर अब लगभग $12-13 बिलियन सालाना रह गई है। तो मतलब गुंजाइश है? हाँ, उनका कहना है कि इसका मतलब है कि अभी भी लगभग $12-15 बिलियन की गुंजाइश है, हेडरूम है, जिसे भारत अपनी रिफाइनरियों की क्षमता या जरूरत की चिंता किए बिना खरीद सकता है। तो क्या भारत ज्यादा अमेरिकी तेल खरीदने को तैयार है? क्या ऐसा कुछ कहा उन्होंने? सचिव ने कहा कि भारत ऊर्जा आयात के अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए, मतलब डाइवर्सिफाई करने के लिए हमेशा सकारात्मक रहा है, और भारत जैसे बड़े खरीदार के लिए यही सबसे अच्छी रणनीति है। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय वार्ताकार इस समय अमेरिका में हैं और दोनों पक्षों के लिए एक लाभकारी समाधान, मतलब विन विन सोल्यूशन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बातचीत हो पा रही है?
अमेरिका में तो सरकारी शटडाउन चल रहा है। हाँ, इसी वजह से ये बातचीत अभी औपचारिक नहीं हो पा रही है। शटडाउन के कारण दिक्कतें हैं। समझ गई। यानी व्यापार और ऊर्जा दोनों मोर्चों पर अमेरिका के साथ बातचीत और समाधान खोजने की कोशिश चल रही है। अब जरा उद्योग जगत का नजरिया भी जान लेते हैं। निर्यातकों का क्या कहना है इस स्थिति पर? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIO, उसके अध्यक्ष हैं SC रल्हन। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारतीय निर्यातकों के प्रयासों की सराहना की है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि कुल निर्यात में जो वृद्धि दिख रही है वो निर्यातकों के लचीलेपन को दर्शाती है। लेकिन क्या उन्होंने आयात में हो रही बढ़ोतरी और व्यापार घाटे पर कोई चिंता जताई? हाँ बिल्कुल, रल्हन ने आयात में वृद्धि, खासकर जो गैर जरूरी वस्तुओं का आयात है, उस पर चिंता व्यक्त की है। और क्या सुझाव दिया है? उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और मध्यवर्ती माल, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बनाने पर जोर दिया जाए और आयात प्रतिस्थापन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जाए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी ऐसी चीजें देश में ही बनाना जो अभी हम बाहर से मंगाते हैं। हाँ, उनका कहना है कि सरकार को स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए साहसिक कदम उठाने चाहिए। ये तो एक पुरानी बहस है, निर्यात बढ़ाएं या आयात कम करें। हाँ, और ये एक बड़ी नीतिगत दुविधा भी खड़ी करती है। सवाल यही है कि निर्यात प्रोत्साहन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, और घरेलू उत्पादन को बढ़ाने, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। क्या हमें दुनिया के लिए माल बनाने पर ज्यादा जोर देना चाहिए या पहले अपनी जरूरत की चीजें खुद बनाने पर, या फिर दोनों साथ साथ कैसे चल सकते हैं? इस पर लगातार विचार विमर्श चलता रहता है। तो कुल मिलाकर सितंबर के आंकड़ों और इन शुरुआती संकेतों से हम क्या समझें? इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? देखिए, सार यही है कि एक मिश्रित तस्वीर उभर रही है, मतलब मिली-जुली। एक तरफ UAE और चीन जैसे बाजारों के दम पर कुल निर्यात में वृद्धि हुई है। ये भारत के लचीलेपन और बाजार विविधीकरण के प्रयासों को दर्शाती है। ये एक अच्छी बात है। हाँ, ये सकारात्मक है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी टैरिफ का असर वो साफ तौर पर दिखने लगा है, खासकर कपड़ा और हस्तशिल्प जैसे श्रम गहन क्षेत्रों पर। ये चिंता का विषय है। और व्यापार घाटा, और बढ़ता व्यापार घाटा, जो मुख्य रूप से सोने और उर्वरक के बढ़े हुए आयात के कारण है, वो एक और बड़ी चुनौती बना हुआ है। यानी चुनौतियां भी हैं और कुछ सकारात्मक संकेत भी। आगे क्या देखना महत्वपूर्ण होगा? किन चीजों पर नजर रखनी होगी? सबसे जरूरी तो आने वाले महीनों के आंकड़े होंगे, खासकर अक्टूबर के आंकड़े। उनसे टैरिफ के पूर्ण प्रभाव को समझने में ज्यादा मदद मिलेगी। उन पर बारीकी से नजर रखनी होगी। हाँ। साथ ही नीतिगत स्तर पर कई चीजें एक साथ चल रही हैं। अमेरिका, चीन, UAE जैसे प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ संबंधों का प्रबंधन करना, ऊर्जा आयात में और विविधता लाना और घरेलू विनिर्माण का क्षमताओं को मजबूत करना, ताकि आयात पर, खासकर गैर जरूरी आयात पर, निर्भरता कम हो सके। ये सब देखना होगा कि कैसे आगे बढ़ता है। और जो श्रोता UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पूरा विश्लेषण किस तरह उपयोगी हो सकता है? इसे कैसे इस्तेमाल करें? देखिए, उनके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये विश्लेषण उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के जो ताज़ा रुझान हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों का क्या प्रभाव पड़ता है और भू राजनीतिक बदलावों का भारत पर क्या असर होता है, इन सबको समझने में मदद करता है। हाँ, ये तो सीधे सिलेबस से जुड़ा है। बिल्कुल। ये GS पेपर 3 यानी अर्थव्यवस्था और GS पेपर 2 यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दोनों के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक सामग्री है और प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये उन्हें दिखाता है कि कैसे अलग अलग कारक जैसे घरेलू मांग, वैश्विक कीमतें, अंतर्राष्ट्रीय नीतियां, ये सब मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं। सही कहा। ये वैश्विक व्यापार की जटिलताओं और उसमें भारत की लगातार बदलती स्थिति पर गहराई से सोचने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। तो आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जी। श्रोताओं को इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी उनके लिए उपयोगी रही होगी। और जाते जाते एक विचारोत्तेजक प्रश्न हम श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे, जिस पर वो सोच सकते हैं। हाँ, जरूर। प्रश्न ये है कि बदलते वैश्विक माहौल में, जहां सप्लाई चेन फिर से आकार ले रही हैं, भू राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, ऐसे में भारत सिर्फ बाजार बदलने वाले, मतलब मार्केट डाइवर्सिफायर खिलाड़ी की भूमिका से आगे कैसे बढ़ सकता है? इन नए उभरते हुए व्यापार नेटवर्क्स का एक अहम केंद्र, एक की नोड बनने के लिए भारत अपनी स्थिति का रणनीतिक रूप से लाभ कैसे उठा सकता है? सिर्फ टैरिफ पर तत्काल प्रतिक्रिया देने से आगे बढ़कर
किन लंबी अवधि की नीतिगत बदलावों और रणनीतियों की जरूरत होगी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जरूर इस पर सोचिएगा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई प्रश्न है या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहन चर्चा सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद।